बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम गांव किसान में, जहां हम बात करते हैं आपकी गांव की, किसानों की, और साथ ही ऐसी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं जिससे कृषि के क्षेत्र में विकास हो सके और हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। इसी कड़ी में आज सबसे पहले हम बात करेंगे खेती किसानी में कि कैसे बासमती धान को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। उसके बाद बताएंगे आपको कि कैसे दुधारू पशुओं में आहार प्रबंधन कर अधिक दूध प्राप्त किया जा सकता है, और अंत में मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान विनोद सैनी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बासमती धान के उत्पादन के क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे किसान वैज्ञानिक विधि और विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप खेती करते हैं तो उन्हें अधिक उत्पादन मिल सकता है और साथ ही गुणवत्ता भी सुनिश्चित होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्या विशेष रहा इसमें, आइए जानते हैं। बासमती चावल हमारे देश की पहचान है, क्योंकि भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऐसे में बासमती की गुणवत्ता हमारी प्राथमिकता हो जाती है, क्योंकि उपज निर्यात एक ऐसा पहलू है जो किसानों को मुनाफे के द्वार खोलता है। लेकिन उत्पाद या उपज यदि मानक मापदंडों पर खरा ना उतरे तो नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वो हर एक पहलू पर जानकारी और नजर रखे, जिससे जोखिम को कम और मुनाफे को बढ़ाया जा सके। इसी को ध्यान में रखकर कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर और बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान एपीडा ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। किसानों को अपनी उपज का वाजिब दाम तभी मिलता है जब उपज मानक मापदंडों के अनुरूप तैयार की गई हो। इसके लिए किसान को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। यहाँ के किसानों को बासमती धान को एक्सपोर्ट क्वालिटी पैदा करने के लिए प्रमोट करने का प्रयास है। उनको जागरूक करने का प्रयास है कि हमारी जो भी पैदावार होती है बासमती धान की, वो एक्सपोर्ट करने लायक हो, जिससे कि किसानों का भी फ़ायदा हो और साथ के साथ जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है उसमें भी इजाफा हो। इसी क्रम में यहाँ पर आज किसान इकट्ठा हुए थे। करीब 250-300 लोग यहाँ पर थे जो बासमती धान पैदा करते हैं, और एक बहुत अच्छा संकेत यहाँ से जा रहा है कि ये जो एरिया है अधिकतर गन्ना पर निर्भर था। ये गन्ना बहुतायत में फसल यहाँ होती थी, लेकिन अभी जब से गन्ना ये धान एक्सपोर्ट के बारे में पता चला है लोगों को, और BEDF ने प्रयास किया है, कृषि विज्ञान केंद्र ने प्रयास किया है, और जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रयास किया है, तो किसान लोग यहाँ से गन्ना से हट करके थोड़ा सा बासमती धान की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, और एक बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ से निकल करके आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश से सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात किया जाता है, और जो विदेशी मुद्रा है वो सबसे ज़्यादा हमारी बासमती से आती है। तो बासमती की खेती को बढ़ाने के लिए, बासमती की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, और दुनिया के किसी भी देश में हमारे बासमती के ऊपर उंगली ना उठे, इस बात के लिए एपीडा भारत सरकार ने ये तय किया है कि ये जो हमारी 75वीं वर्षगांठ है आज़ादी की, इसको हम भारत का अमृत महोत्सव के रूप में बनाएंगे, और बासमती के क्षेत्र में जहाँ जहाँ बासमती पैदा की जाती है वहाँ पर कार्यशालाएं लगाकर किसानों को जागरूक करेंगे कि निर्यात करने के लिए खेती करने में किन बातों का विशेष ध्यान देना है। हमारा चावल ऐसा हो जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स के अंश ना हो, और पूरी दुनिया उसके पीछे खुद आए। बाज़ार के रूप में हमारे पास पूरी दुनिया है, तो हम कैसे अच्छी से अच्छी बासमती पैदा करके अपनी इस बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने में बिखेरें। जो पेस्टिसाइड्स एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम करते हैं, जैसे ट्राइसाइक्लाजोल, विप्रोफेजिन, थायोफेनेट मिथाइल, एसीफेट, कार्बेंडाजिम, थायोमेथोक्सम आदि पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किसान भाई ना करें, और
गुणवत्ता युक्त बासमती का उत्पादन करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। तो अभी पिछले साल भी हम देखें कि हमारे देश के किसानों ने बहुत अच्छी पैदावार ली। 46.3 लाख टन बासमती का एक्सपोर्ट हमारे देश से किया गया, जिससे करीब 30,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा हमको मिली। चिराग कृषि फार्म पर एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें BEDF की तरफ से उसका आयोजन किया गया चिराग कृषि फार्म पे। इस किसान गोष्ठी में निर्यात हेतु कैसे बासमती धान की उन्नत खेती करें, उसके बारे में विस्तार से जो है वैज्ञानिकों ने बताया। पशुपालन के बारे में जो है वैज्ञानिकों ने बताया। गन्ने के बारे में कैसे उन्नत खेती करें, उसके बारे में भी किसानों द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जानकारी दी गई। इस गोष्ठी में मैं समझता हूँ लगभग 6 जिलों के किसान जो हैं एकत्रित हुए। उन्होंने ध्यानपूर्वक उस किसान गोष्ठी को सुना और उन्होंने सभी वैज्ञानिकों ने जो भी उन्हें बातें बताई उसको अपने व्यवहार में लाने के लिए, अपनी खेती में लाने के लिए वचनबद्ध हुए। इस तरह किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर उत्पादन, गुणवत्ता और आय में इजाफा कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना बासमती धान की खेती के बारे में और इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमेशा से किसानों के हितैषी रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें एक बड़ी सौगात दी, जिसमें उन्होंने 35 नई फसलों की किस्मों को देश को समर्पित किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान ने जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में सक्षम विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को 2021 में विकसित किया। इनमें सूखे को सहन करने वाली चने की किस्म बिल्ट और मोजर, अरहर सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की प्रतिरोधी किस्में, गेहूं, बाजरा, मक्का, चना, कुट्टू, बिंगेट विन और भाभा विन की जैविक किस्में शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि तकनीकी के सही तालमेल से कृषि सरल और अधिक मुनाफे वाली हो रही है। किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है। वहीं रबी सीजन में 430 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद हुई और किसानों को 85,000 से अधिक का भुगतान किया गया है। किसानों को तकनीकी से जोड़ने के लिए बैंकों से मदद को और आसान बनाया गया है। साथ ही अभियान चलाकर 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ उत्तर भारत में गाग और भडूरी की कृषि संबंधी कहावतें बहुत लोकप्रिय रही हैं। गाग ने आज से कई शताब्दी पहले कहा था, जेते गहरा जोते खेत, परे बीज फल देते देत। यानी खेत की जुताई जितनी गहरी की जाती है, बीज बोने पर उपज भी उतनी ही अधिक होती है। ये कहावतें भारत की कृषि के सैकड़ों साल पुराने अनुभवों के बाद बनी है। ये बताती हैं कि भारतीय कृषि हमेशा से कितनी वैज्ञानिक रही है। कृषि और विज्ञान के इस तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। आज इसी से जुड़ा एक और अहम कदम उठाया जा रहा है। हमारे देश के आधुनिक सोच वाले किसानों को
ये समर्पित की जा रहा है और छोटे छोटे किसानों की जिंदगी में बदलाव की आशा के साथ ये बहुत बड़ी सौगात आज मैं मेरे देश के कोटि कोटि किसानों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अलग अलग फसलों की 35 नई वैरायटीज आज जारी हुई हैं। आज रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण भी हुआ है। 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी दिए गए हैं। मैं आप सभी को, देश के किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। हाल के वर्षों में अलग अलग फसलों की ऐसी 1300 से अधिक सीड वैरायटी, बीज की विविधताएं तैयार की गई हैं। इसी श्रृंखला में आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन पर भी बात रखी। जलवायु परिवर्तन के कारण जो नए प्रकार के कीट, नई बीमारियां, महामारियां आ रही है, इससे इंसान और पशुधन के स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा संकट आ रहा है और फसलें भी प्रभावित हो रही है। इन पहलुओं पर रिसर्च भी किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डेयरी व्यवसाय को लाभकारी बनाने के लिए हमारे पशुपालक नित नए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन बदलते मौसम के साथ अगर पशुओं के आहार में भी वो बदलाव करते हैं और उनके पोषण की विशेष बातों का ध्यान रखते हैं तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही पशु स्वस्थ भी रहेंगे। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। हमारे देश में पशुपालन एक उत्तम व्यवसाय है, क्योंकि इससे जैविक खेती करने में जरूरी खाद तो उपलब्ध होती ही है, साथ ही किसानों को अतिरिक्त मुनाफा भी होता है। वहीं बढ़ती दूध की मांग ने पशुपालन में अच्छा खासा इजाफा किया है। इसी मांग को पूरा करने के लिए पशुपालक पशु के आहार प्रबंधन में उचित बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि पशु के आहार पर ही आगे की पीढ़ी निर्भर करती है। यदि पशु सुपाच्य और पोषण से भरपूर आहार लेगा तो प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं आएगी।
साथ ही पशु की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और पशु से उत्पन्न होने वाले बच्चों से भी भविष्य में बेहतर लाभ लिया जा सकता है। पशु का आहार कैसा रहे, बता रहे हैं विशेषज्ञ। इसी में एक महत्वपूर्ण है कि जब हम अपने पशुओं को खिलाते हैं तो आपने देखा होगा कि प्राय हमारे पशुओं को खिलाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, जिनमें एक सूखा चारा, एक हरा चारा और एक दाना। विशेषकर मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप अपने पशु को जो भी दाना खिलाएं वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित से तात्पर्य यह है कि जो उसकी पोषण आवश्यकताएं हैं, जैसे हमारे पशुओं की जो पोषण आवश्यकताएं हैं वो प्रोटीन के रूप में होती है, ऊर्जा के रूप में होती है, शुष्क पदार्थ के रूप में होती है। तो मेरा ये कहना है किसान भाइयों से, पशुपालक भाइयों से, कि जो भी आप अपने पशुओं के लिए दाना बनाएं वो संतुलित प्रकार से बनाएं, क्योंकि हमारे दाने में जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे अनाज होता है, अनाज की बहुत सारी वैरायटी है, जिसमें गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह से हमारी खल भी कितने ही प्रकार की होती हैं, चोकर हमारा होता है। तो मेरा ये कहना है कि आप इनको संतुलित रूप से मिला के ही पशुओं को खिलाएं, क्योंकि पशुओं का जो दाना होता है, जैसे दुधारू पशु होता है, तो दुधारू पशु के दाने में लगभग 16 से 18% जो है पाच्य प्रोटीन होनी चाहिए। इसी तरह से जो बढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनमें 21 से 22% तक पाच्य प्रोटीन होनी चाहिए। तो जो भी आप दाना बनाएं वो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाएं कि आपके दाने में, पशुओं के दाने में उतनी मात्रा में पोषक तत्व हों जो आपके पशुओं को पर्याप्त पोषण प्रदान करके उसके स्वास्थ्य को बनाए रखें। तो मेरा दूसरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि किसी भी एक चीज़ को ज़्यादा खिलाने से दूसरे तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, जिससे हमारे पशुओं का पोषण पर्याप्त नहीं हो पाता है। इसी में मैं एक चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपने पशुओं को संतुलित पोषण का ध्यान रखें तो उसके उत्पादन का भी अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी पशु को अगर आप उत्पादन के अनुसार उसका नहीं खिला रहे हैं या उसकी अवस्था के हिसाब से नहीं खिला रहे हैं तो उससे भी आपका उत्पादन प्रभावित होता है। तो आप उसकी अवस्था का ध्यान अवश्य रखें कि आपका पशु ब्याने के बाद दूध पे आया है या दूध बढ़ा के वो उस उत्पादन क्षमता के पहुंच गया है जो उसके माँ बाप से मिली हुई है, या उसका उत्पादन कम हो रहा है, तो उसके उत्पादन के हिसाब से ही आप उसका पोषण करें। इस तरह से पशुपालक कुछ बातों का ध्यान रखकर बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, साथ ही पशु का स्वास्थ्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये थी पशु आहार से जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि महीने के अनुसार कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे पशुपालकों के लिए जरूरी है। पशुपालक कैलेंडर। सितंबर माह में ध्यान देने योग्य बातें। सितंबर माह में पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को रात के समय ठंड से बचाने के लिए छप्पर इत्यादि के नीचे बांध कर रखें। चारागाह व बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। फर्श चूने के घोल का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास गंदा पानी एवं गंदगी एकत्रित न होने दें। परजीवी नाशक दवा या घोल अवश्य पिलाएं। परजीवी नाशक दवा को हर बार बदल बदल कर उपयोग में लाएं। नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर गोबर की जांच अवश्य कराएं। मेमनों को इंटेरोटॉक्सिमिया रोग का टीका लगवाएं। कोलिबेसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस, कवक फफूंदी, गलघोटू एचएस और लंगड़ी बुखार यानी बीक्यू के टीके पशु में अवश्य लगवा लें। रोग होने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। पशुओं में हरे चारे के अधिक सेवन से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए पशुओं को बार बार खुले में चरने के लिए ना भेजें। हरे चारे के अधिक सेवन से पशुओं में दस्त की समस्या हो सकती है। संक्रमण से बचाव के लिए हरे चारे या ड्रेन के साथ लवण मिश्रण दें। हरे चारे के साथ सूखे चारे को मिलाकर खिलाएं। ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा विशेष कार्यक्रम गांव किसान जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक।
जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कामयाब किसान की। एक समय था जब छोटी जोत को लेकर हमारे किसान काफी परेशान रहते थे, लेकिन ये बीते दौर की बात है। आज के समय में छोटी जोत में भी मिश्रित खेती कर अधिक लाभ लिया जा सकता है और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मेरठ के विनोद सैनी ने। और साथ ही उन्होंने अन्य किसानों को एक FPO के माध्यम से भी जोड़ा है। कैसे वो दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। खेत के बीचों बीच बैठे ये है किसान विनोद सैनी, जो मेरठ में खेती की नई इबारत लिख रहे हैं। हालांकि पहले इन्हें भी उत्पादन इतना नहीं मिलता था, फिर इन्होंने मिश्रित खेती करना शुरू किया। ज्यादातर किसान अब कम जोत में भरपूर फसल लेने के लिए मिश्रित खेती का सहारा ले रहे हैं। इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं। इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का भी सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मेरठ के किसान विनोद जी ने अपने खेत में मिश्रित फसलें लगा रखी हैं। वो गन्ने के खेत में बचे हुए स्थान का उपयोग सहायक फसलें उगाने में करते हैं। इस समय उन्होंने गन्ने के साथ मसूर की फसल लगाई है। आइए जानते हैं विनोद जी से कि मिश्रित खेती के क्या लाभ है और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। जो गन्ने की साथ में सह फसल जो बो रखी है वो हमने कैसे तैयार करी, कैसे ली। जो आप देख रहे हैं ये मसूर और गन्ने का खेत है और हम लोगों ने ओटम में असोज में गन्ने की बुआई करी, यानी कि 15 सितंबर को हमने गन्ने की बुआई करी। और गन्ने की बुआई करी हमने टंच विधि से। टंच विधि का मतलब ये है कि जो लाइन से लाइन की दूरी है वो आपकी 3 फुट होगी, 5 फुट है सॉरी, लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट और जो आँख से आँख की दूरी है वो आपकी 1 फुट होनी चाहिए। तो आँख निकालने के लिए पहले हमने गन्ने की आँख निकाली। एक आँख का गन्ना काटा और एक आँख के गन्ना काट के हम लोगों ने जो होता उसकी बुआई करी। जो आँख है वो एक एकड़ में करीब 10,000 आँख, 8 से 10,000 आँख एक एकड़ में लगती हैं। उससे हमारे गन्ने की भी बचत होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर साधारण तरीके से हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें करीब 5 कुंटल गन्ना 1 बीघे में लगता है या 25 कुंटल गन्ना 1 एकड़ में लगता है। अगर हम गन्ने की आँख निकालकर बुआई करते हैं, टंच विधि से उसकी बुआई करते हैं, तो गन्ने की मात्रा लगभग 1.5 से 2 कुंटल लगती है। तो यानी कि हम 3 कुंटल गन्ने की बचत जो है टंच विधि द्वारा कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपने खेतों में लागत को कम करना है। लागत कैसे कम करें, थोड़ा मैंने उस पर ध्यान दिया है। तो इसी वजह से मैंने टंच विधि को अपनाया कि सबसे पहले तो मेरी बचत हो गई आपकी गन्ने के बीज में। किसान विनोद सैनी यही नहीं रुके हैं, बल्कि वो एक FPO भी संचालित कर रहे हैं, जिसमें 200 से अधिक किसान उनसे जुड़े हुए हैं, जिसमें किसानों की हर समस्या का समाधान तो किया ही जाता है, साथ ही उनकी आय बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने नाबार्ड के द्वारा एक FPO का गठन किया, जिससे कि यहाँ के किसानों को जो उनके मार्केट संबंधी दिक्कतें हैं उसमें लाभ मिले। जो खेती में खर्चा आता है, जो लागत आती है, उसको कैसे कम किया जाए, जैसे कि किसान एकत्रित होकर, संगठित होकर
सभी चीज़ को जो है इकट्ठा लें और उसको जो है जो भी बेनिफिट हो जिसके मार्जिन में, वो भी किसानों को बराबर मात्रा में उसका हिस्सा, उसके जो उसने एफपीओ के अंदर अपना हिस्सा लिया है, शेयर किया है, उसके हिसाब से उसको मार्जिन जाए। एफपीओ के गठन से ही हमारे क्षेत्र में ये लाभ मुझे लगता है कि अवश्य होगा कि जैसे छोटे छोटे किसान हैं, किसी ने जो है धान 2 बीघे लगाया है, किसी ने 5 बीघे लगाया है, उनको मार्केट के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कोई भी बंदा जो प्राइवेट परचेजर होते हैं वे आते हैं और औने पौने भाव से जो है किसानों का माल लेते हैं और किसानों को जो है मार्केट उपलब्ध न होने के कारण वो माल जो है कम रेट पे जो है उनको बेचना पड़ता है। इसी कोई चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा जो एफपीओ है उसका उद्देश्य यही रहेगा कि या तो हम उस माल को इकट्ठा परचेज करके और मंडी तक या एक्सपोर्टर या राइस मिल तक जो है उनको पहुंचाएं, या फिर उसकी प्रोसेसिंग यूनिट हम यहाँ पे डेवलप करें जिससे कि किसानों को जो है उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य उन्हें मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एफपीओ को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हम जोड़ेंगे जिससे हर फार्मर्स को, हर जो उसका सदस्य है उसको अधिक से अधिक लाभ मिले। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवन कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और एक बार में 2 से 3 फसलें ले सकेगा। साथ ही एफपीओ के माध्यम से जहां किसान की समस्याओं का निराकरण हो सकेगा, वहीं खेती में आ रही बाधाएं भी आसानी से दूर हो सकेंगी। देखा आपने, अगर हौसले बुलंद है तो कोई भी चुनौती आपका रास्ता नहीं रोक सकती, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है विनोद सैनी ने। उम्मीद करते हैं उनके जीवन से आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। बस करना यह है कि इस QR कोड को आप स्कैन करें और YouTube चैनल से जुड़ें। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।